नमस्कार मित्रों, मैं हूं नैटन भानु और आपका चैनल एडवर्टेक्स पे स्वागत है। मित्रों, लास्ट पार्ट में हम सर्कुलर मोशन में पहला पार्ट देख चुके हैं और अभी हम लोग दूसरे पार्ट को देखने वाले हैं। ठीक है, तो दूसरा पार्ट में पहले इसको समझिए। पहले ठीक समझना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, पहला केस हम लोग देख चुके हैं, दूसरे केस पे आइए। दूसरे केस में क्या था हमारे पास कि एक हमारे टिल्टेड रोड था। ठीक है, टिल्टेड रोड था कि कितना टिल्टेड था, थीटा से टिल्टेड था। इस पे एक गाड़ी चल रही थी, है ना। ठीक है, ये इसका शीशा हो गया है, ये सामने से गाड़ी आ रही है, राइट। अब इसमें क्या है कि आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि इसमें अब फोटो देख के ही आप बता सकते हैं कि इधर की ओर दो फोर्स लग रही होगी। कौन सा लग रहा होगा? एक तो ग्रेविटी लग रहा होगा ना, ग्रेविटी का ये वाला इधर का जो इसका अलोंग एक्सिस, ये एक्सिस नहीं, जो अलोंग रोड जो कंपोनेंट बैठ रहा होगा वो एक लग रहा होगा, प्लस इस पर एक फ्रिक्शन लग रहा होगा। ये दोनों मिलकर किसको बैलेंस कर रहा होगा? बाहर की ओर जो लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि सेंट्रीपेटल के बराबर है। और कितना है वो? mv²/r। ठीक है, ये एक आप नॉर्मल डायग्राम से बता सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले देखेंगे कि ये कैसे कैसे इसका इक्वेशन बनता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये समझेंगे कि एक्चुअली इस केस में एक ऐसा केस भी है जहाँ पर हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। बाहर की ओर जो फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस करने के लिए अंदर वाला ही फोर्स सफिशिएंट है, तो वो भी एक केस देखेंगे। दूसरा एक और केस क्या देखें, इसमें एक और पार्ट क्या देखेंगे कि ये गाड़ी रुकी हुई है यहाँ पे। ठीक है, मान लेते अभी चल नहीं रही है, अभी चलना बंद हो गया। चलना बंद हो गया मतलब mv²/r लगना बंद हो गया। ठीक है, अरे भाई, mv²/r लगना बंद हो गया। तो इसको क्या है कि ये इधर अब बॉल यहाँ रख देंगे तो ये तो नीचे चला जाएगा, लेकिन ये गाड़ी क्यों नहीं नीचे जा रहा? इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन है। तो यहाँ फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? यहाँ पर फ्रिक्शन इसमें ऊपर की ओर लग रहा होगा। ठीक है, फ्रिक्शन इसमें कहाँ की ओर लग रहा होगा? ऊपर की ओर लग रहा होगा, जो कि इस ग्रेविटी के जो कंपोनेंट है उसको वो बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बोला जाएगा कि कुछ एक पर्टिकुलर एंगल तक ही आप जो है वो फ्रिक्शन इसको बैलेंस कर पाएगा। फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है? μSN होता है। ठीक है, μSN का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसके बराबर का जो ये जी का थीटा में कंपोनेंट होगा, ग्रेविटी का जो थीटा में कंपोनेंट होगा वो उसको बैलेंस कर पाएगा। उससे अगर आप थीटा को जैसे ही बढ़ा देंगे उसके बाद वो गाड़ी किसी भी कीमत पे रुकेगा नहीं, ढुलक जाएगा। अब आप ऐसा सोच लीजिए ना कि मान लीजिए ऐसा हमने रोड बना दिया, क्या इस पर गाड़ी रुक पाएगी? अब आप देख के तो सीधा बता देंगे कि यहाँ गाड़ी नहीं रुक सकती है, इसको तो नीचे जाना ही जाना है। ठीक है, लेकिन कोई तो ऐसा पॉइंट आएगा ना जहाँ पे हमको ये मैथमेटिकली सर्च करना पड़ेगा, या फिर प्रैक्टिकली अगर आप गाड़ी जाके लगाएं वैसे रोड पे, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि भाई गाड़ी रुक रही है या नीचे की ओर भाग रही है। ठीक है, तो थीटा का जो परमिसिबल वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू थीटा मैक्स क्या होगा? वो पॉइंट होगा जहाँ पर μSN की बराबर जो है, जो फोर्स फ्रिक्शन लगा रही है, वो आपका mg का जो अलोंग द स्लोप वाला कंपोनेंट है उसके बराबर हो जाए। ठीक है, आते हैं उस चीज़ पे। ठीक, तो ये एक तीसरा पार्ट हम लोग इसमें देखेंगे। तीन मेजर पार्ट्स हैं। ठीक है, सिंपल है चीज़ें, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि क्या केसेस बन सकते हैं। अब आइए इसको थोड़ा ना हम लोग मैथमेटिकली देखते हैं, फिजिक्स वाइज देखते हैं। ठीक, अब आप ये देख रहे हैं तो इसमें आपको फोर्स के बारे में अब थोड़ा बहुत तो पता चल ही गया होगा कि इस पर एक फोर्स mg लग रही होगी नीचे की तरफ। ठीक है, इस पर एक फोर्स नॉर्मल लग रहा होगा n। ठीक है, और क्या इसके बारे में पता है? और ये हमको पता है कि ये एक v की वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, v की वेलोसिटी से चल रही है और इसका जो रेडियस है वो r है। एक और चीज़, सर्कुलर मोशन में क्या होता है ना कि सर्कुलर मोशन में हम सेंटर के अबाउट नहीं देखते हैं, एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब एक अच्छा सवाल ये है कि इस पर जो mv²r लगेगा इस गाड़ी पे, इस जो गाड़ी चल रही है उस पर mv²/r जो लगेगा, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपेटल फोर्स बोलेंगे, उसका डायरेक्शन क्या होगा? ठीक है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन तो आपको सीधा सी समझ में आता है, अलोंग द ग्राउंड होगा, अलोंग द स्लोप होगा। ठीक है, इधर की ओर फ्रिक्शन होगा। ठीक है, अब आप ये बताइए कि इसमें mv²r क्या होगा? अब यहाँ पर आपको ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। इसका ट्रिकी पार्ट क्यों है? क्योंकि mv²/r जो हम देख रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो हम मान के चलते हैं कि इसके लाइन में लगेगा। लाइन कौन सा होगा? इस लाइन के लगेगा, मतलब इसके हिसाब से इस पर इधर की ओर लगना चाहिए।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एक्सिस के परपेंडिकुलर लगता है। ठीक है, एक्सिस क्या है इसका, एक्सिस ये वाला इसका एक्सिस है। ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं ना, पहले से ही बना हुआ है ये ब्लैक लाइन, ठीक है ना, ये इसका एक्सिस है। ठीक है, ये मान लेते हैं ये एक्सिस है, थोड़ा ड्रॉ भी कर लेते हैं ना। इसके परपेंडिकुलर इस पे लगेगा, इसका परपेंडिकुलर निकालिए, यानी कि इधर की ओर इस पे लगेगा mv² अपॉन। क्लियर है ये बात? ठीक है, ये अपना फ्रिक्शन। तो इसका डायरेक्शन ध्यान रखिए, क्योंकि अगर इसका डायरेक्शन आप मिस किए, आपने फ्रिक्शन का तो नीचे की ओर दिखाया है, लेकिन mv² अपॉन r जो होगा इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। अगर आप ये एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं रखेंगे तो आपका फ्रिक्शन से वो सीधा बैलेंस होने लग जाएगा और आपको गलत रिजल्ट दे देगा। ठीक है, चलिए, तो इसको हम अभी mv² अपॉन r नहीं लिखते हैं, कुछ और लिख लेते हैं, थोड़ा छोटा दिखेगा, है ना। क्या मान लें इसको, मान लेते हैं ये फ्रिक्शन था, तो ये क्या मान लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मान लेते हैं, CFF मान लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल कौन सा था, जो फुट हो जाता था, राइट, बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता था, जिसको बैलेंस ये फ्रिक्शन करेगा। फ्रिक्शन क्या है हमारे यहाँ पर, सेंट्रीपेटल फोर्स है। ठीक है, चलिए, अब इसमें जाहिर सी बात है, हमको ये पता, देख के पता लग रहा है कि जो फ्रिक्शन है वो नीचे की ओर लग रही है। एक ऐसा मतलब केस भी आएगा जिसमें देखेंगे हम कि फ्रिक्शन ऊपर की ओर भी लग रही होती है, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन नीचे की ओर लगेगी। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको तोड़ना शुरू करें। अब तोड़ना शुरू करें तो हमने लास्ट टाइम जब ऐसा कुछ एक्सिस, मतलब जो थीटा के डिग्री पे वो जो बेंट वाला रोड है, ये कॉन्सेप्ट जब लास्ट टाइम आया था, तब हमने फ्रेम क्या मान लिया था, फ्रेम या फिर उसको एक्सिस कौन सा मान लिया था, ये वाला एक्सिस मान के तोड़ा था। ये वाला एक्सिस मान के आप यहाँ भी तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डेरिवेशन की नज़र से अगर देखा जाए तो ये वाला एक्सिस ने, जो नॉर्मल जो अपना एक्स एंड वाई एक्सिस होता है, उसके अलॉन्ग तोड़ना ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदेमंद है। ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे, जो नॉर्मली जैसा अपन तोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हमको दिख रहा है, ठीक है, इसको मैं यहाँ गंदा नहीं करता हूँ, इसको मैं थोड़ा इधर बनाता हूँ। ठीक, अब इससे पहले हमको एंगल समझना ज़रूरी है कि कौन सा एंगल क्या है। ठीक है, आप इसमें एंगल समझिए, नीचे की ओर mg, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, mv² अपॉन r यानी CFF मान लेते हैं इधर की ओर। ठीक है, फ्रिक्शन जो है वो ऐसे लग रहा है, ये फ्रिक्शन ऐसा लग रहा है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे फ्रिक्शन ऐसा लग रहा है ना, ये वाला, तो ग्राउंड लग रहा है, तो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। ये अपने ऐसा बनाया ट्रायंगल, तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर, यानी कि ये थीटा है यहाँ पे। तो फ्रिक्शन का ये क्या हो जाएगा, FR cos थीटा। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, FR sin थीटा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको फ्रिक्शन का थोड़ा रंग बदल देते हैं, FR। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको FR का रंग बदल दिया, क्योंकि हम FR को तोड़ चुके हैं। और कौन सा फोर्स है अपना, नॉर्मल, ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल था। अब इसको बताइए, ये थीटा है, तो ये इसके परपेंडिकुलर है ना, फ्रिक्शन के परपेंडिकुलर नॉर्मल है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो यानी कि ये थीटा हो जाएगा, यानी कि n cos थीटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, n sin थीटा। इक्वेशन क्लियर है? यहाँ सीधा सीधा इक्वेशन आप बना सकते हैं। जब आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, फोर्सेस को आपने तोड़ दिया, जो आपने एक्सिस माना था उसके इसमें, तो फिर आप इसको सीधा सीधे लिख सकते हैं CFF का हम लोग लिख लेते हैं mv² अपॉन r, लिख लेना, mv² अपॉन r इक्वल्स टू n sin थीटा प्लस FR cos थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा, वर्टिकल वाला बताइए, mg प्लस FR sin थीटा इक्वल्स टू n cos थीटा। ठीक, अब FR क्या होता है, FR का बराबर वैल्यू क्या होता है, FR का वैल्यू होता है म्यू एस एन, मैक्सिमम वैल्यू
फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू एक दो सरफेस के बीच में हो सकता है, दैट इज म्यू एस एन। यानी कि फ्रिक्शन की हमेशा वैल्यू डिपेंड करेगी कि कितना फोर्स उसके लग रहा है, तो उसके एक्शन रिएक्शन में उतना ही फ्रिक्शन का वैल्यू निकल के आता है, यानी कि एफ आर शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस एन। ठीक है, अब जब हम वी मैक्स निकालते हैं, जब हम हमारा वेलोसिटी कितना होना चाहिए, ये फ्रिक्शन का हम जब वेलोसिटी हम क्या बोल रहे हो, जो उस पर चल रहा है कर्वेचर पर जो गाड़ी चल रहा है उसका मैक्सिमम वेलोसिटी अगर हम बोल दें तो वहाँ पर मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो वी मैक्स के केस में क्या हो जाएगा, दिख रहा है ना आपको, अभी तक तो दिख रहा है। वी मैक्स के केस में क्या होगा, एफ आर का वैल्यू जो एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एस एन हो जाएगा। उम्मीद है ये भी दिख रहा होगा आपको, हाँ ये भी दिख रहा है आपको। ठीक, तो आ जाइए, इससे पहले हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं, तो इसको क्या लिख लें, अब इसी को ना मैं थोड़ा एडिट कर दूं कि अलग से ही लिख देते हैं ना, एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एन साइन थीटा प्लस एफ आर के बदले म्यू एस एन आ जाएगा, म्यू एस एन कॉस थीटा। आई थिंक छुप गया होगा अब तो, हाँ छुप गया है। इक्वल्स टू एन साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा है, थीटा छुप गया है बट वो कॉस थीटा ही है। दूसरा क्या है अपना एम जी प्लस एफ आर के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू एस एन साइन थीटा इक्वल्स टू एन कॉस थीटा। ये दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब हमारा इक्वेशन आ गया इस चीज़ में। थोड़ा हम कुछ कर सकते हैं इसका, क्या वर्क स्पेस ज़्यादा चाहिए। अब क्या है ना, इसमें आपको एक से n का वैल्यू निकालना है और दूसरे में पुट करना है। तो अब हम Vmax तो मान के चल रहे हैं ना, तो हम इससे n का वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे। यानी कि ये मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, तो 2 से हम n का वैल्यू निकालेंगे और उसको 1 में पुट करेंगे। तो पहला वाला दूसरा वाला इक्वेशन देखिए, एम जी इक्वल्स टू एन म्यू एस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, n का वैल्यू इसको नीचे लेके चले जाएंगे, n का वैल्यू आ जाएगा, n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n इक्वल्स टू एम जी अपॉन म्यू एस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, बहुत सिंपल था। अब इस n का वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए इसमें। अब यहाँ भी ये और ये n आप कॉमन ले सकते हैं और आप पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे पुट करके आपको बताता हूँ, एम वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा, ऊपर वाला एज इट इज़। ठीक है, n कॉमन लिया था, अब n का वैल्यू हम रिप्लेस कर देते हैं, n का वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। हमारे पास ऑलरेडी n का वैल्यू है, क्या है, एम जी अपॉन म्यू एस साइन है ना, म्यू एस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है, ये साइन थीटा। ठीक, अब आप क्या कीजिए, इसको साइन से डिवाइड मार दीजिए या कॉस से डिवाइड मार दें, कॉस से डिवाइड मार दीजिए। ठीक है, कॉस जैसे ही आप डिवाइड मारेंगे तो क्या आ जाएगा, एम वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू, कॉस से डिवाइड मारना है, tan थीटा, ऊपर नीचे कॉस डिवाइड, अरे यार छुप जाएगा, tan थीटा प्लस म्यू एस एम जी अपॉन म्यू एस tan थीटा प्लस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में?
है ना, कुछ चक्कर पड़ा क्या? सॉरी फॉर दैट। कभी कभी मैं मूड में आ जाता हूँ। ठीक है, इसमें ना एक थोड़ा छोटा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये साइन का मैंने ध्यान में नहीं रखा। जब इधर जाएगा ना तो ये माइनस में होकर के जाएगा, राइट। तो ये जब इधर गया साइन यू साइन थीटा, ये माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। यहाँ पे माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ये माइनस कॉस थीटा मतलब mg के नीचे वाला माइनस में रहेगा। ठीक है, एक सेकंड मित्रों, साइन इज क्रिएटिंग सम, थोड़ा साइन गड़बड़ा गया है इसमें, ये थोड़ा आप यहाँ पर ध्यान दीजिए और ध्यान रखिएगा। मतलब मैं गलती कर दूँ फिर भी चल जाएगा, आप गलती करेंगे नहीं चलेगा, राइट। तो अब हमको गौर क्या करना है ना, हमको गौर ये करना है, यहाँ पर प्लस में था तो इधर ये कि जाएगा तो माइनस में होगा। तो मैंने इधर भी माइनस में किया लेकिन वो गलत जगह मैंने माइनस लगा दिया। ये ऐसा नहीं आएगा, ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा। ठीक है, म्यू साइन थीटा जो है वो उसका साइन बदला है ना, उस इसलिए वो गड़बड़ हो रहा था यहाँ पर ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, mg अपॉन माइनस म्यू साइन थीटा आ जाएगा। मतलब आप उसको पलट के लिखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर लिखेगा, क्योंकि जनरली माइनस आगे में लिखा रहता है तो थोड़ा और दिखता है। बट अब चूँकि वो मैंने लिख दिया है तो मैं इसको ज़्यादा छेड़खानी नहीं करना चाहता। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग पलटा पलटी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस आएगा, इसको हम लोग थोड़ा पलट लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखे। tan थीटा प्लस म्यू एस mg। ठीक है, ये तो ऊपर एज इट इज़, नीचे 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या है ना कि आप वी मैक्स स्क्वायर खोज रहे हैं, तो यहाँ से m से m कट जाएगा, ये और m और ये m कट जाएगा। वी मैक्स स्क्वायर इक्वल्स टू r ऊपर ले जाइए, आर जी एंड tan का जो पूरा पूरी था tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ठीक है, आर जी एज इट इज़। और आप इस पूरा का अगर आप रूट ले लेंगे 1/2 कर लेंगे तो ये आप स्क्वायर रूट को यहाँ से मैंने स्क्वायर को यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते, मतलब ठीक है हो गया, ये इतना ही होना था। अब इतना तक तो आपको क्लियर है, दिस वॉज इजी गो, इसमें कोई इतना ये नहीं था। थोड़ा आपको साइन का ध्यान रखने था, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना था, उसके वही बाद आपको वो इक्वेशन बनाने थे, उसको इक्वेशन बनाने के बाद आपको साइन का ध्यान में रखते हुए आपको वी मैक्स का वैल्यू निकाल के लाना था। अब यहाँ पर ना एक सवाल ये उठता है कि हम भाई हमारे पास तो 2 इक्वेशन है, 1 नंबर और 2 नंबर। ठीक है, तो हम लोग क्या किया, 2 नंबर से हमने निकाल लिया n का वैल्यू, 1 नंबर से भी निकाल सकते हैं तो m का वैल्यू। लेकिन फिर वहाँ पर ये आपको देखना था कि वी मैक्स के स्क्वायर का जो ये है, वी मैक्स स्क्वायर जो वी स्क्वायर मैक्स जो है उस वो जो वेरिएबल है वो आपको दूसरे इक्वेशन में नहीं है। ठीक है, तो हमको वैल्यू तो उसका ही निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि हम दूसरे इक्वेशन में से ही n निकाल के वी मैक्स में पुट करेंगे। ठीक है ना, जो आपको वेरिएबल का वैल्यू निकालना है उस वेरिएबल को ही आप गायब कर देंगे। वैसे गायब नहीं होगा बट स्टिल उस तरह भी आप करेंगे तो दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा वो टीडियस बन जाएगा, राइट। करने के लिए आप कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से n कॉमन लेकर के कहाँ गया, यहाँ से n कॉमन लेकर के ये कर लेंगे, गैप नहीं हो रहा है। ठीक है, n कॉमन लेकर के आप इसमें डाल दीजिए, वी मैक्स स्क्वायर जो है वो इधर उधर कहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सीधा सीधी हमको मिल रहा था। तो आपको दोनों हिसाब से ट्राई करके आप देख लीजिए, आपको जो सूटेबल लगे आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। मुझे लगा कि गायब हो रहा है लेकिन एक्चुअली नहीं हो रहा है ये गायब, वी मैक्स स्क्वायर इंटैक्ट रहेगा। n का जो n वेरिएबल का जब वैल्यू निकाल के लेके आएंगे तो वी मैक्स स्क्वायर उसमें आएगा और फिर उसको सेकंड इक्वेशन आप पुट करके आप निकाल सकते हैं। तो आप दोनों प्रैक्टिस करके देख लीजिए, जो आपको सिंपल लगे आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ना 1-2 चीज़ है। चलिए, ये इक्वेशन जो है ये हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, अब कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, ये इक्वेशन है, कहाँ गया, ठीक है, ये हम निकाल के लेके आए हैं। ठीक, वी सी दैट मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड ऑफ द कार ऑन अ बैंक्ड रोड इज ग्रेटर देन ऑन द फ्लैट रोड।
ठीक है, अब इस ये कैसे पता चला, वी मैक्स वहाँ पर कितना आ रहा था फ्लैट रोड पर, वी मैक्स की वैल्यू आ रही थी म्यू एस आर जी, ठीक है, इतना वहाँ वी मैक्स की वैल्यू आ रही थी फ्लैट रोड पे, ठीक है ना। अब इससे ये बड़ा कैसे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आर जी का फैक्टर तो एज इट इज़ है, म्यू एस के जगह पर क्या आ गया, ये बड़ा सा आ गया है। अब थीटा को आप जीरो कर दीजिए, टेन थीटा को जैसे ही आप जीरो करेंगे तो ये वाला पुट जीरो हो गया, ये वाला पट जीरो हो गया, यानी कि ये म्यू एस रह गया, मतलब ये फ्लैट रोड का केस बन जाता है, ठीक है। ये आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक जेनरिक चीज़ हुआ, मतलब जेनरिक इक्वेशन हुआ, और इसका स्पेशल केस कौन सा है, फ्लैट रोड है, जिसमें कि थीटा इक्वल्स टू जीरो हो जाता है, ठीक है। अब इसमें आप गौर कीजिए कि म्यू एस से ये म्यू एस, ये जो पोर्शन है, नया पोर्शन जो जेनरिक पोर्शन आया है, ये वाला पार्ट, ये म्यू एस से बड़ा कैसे है। पहला तो ये चीज़ कि इसकी इस पूरे वाले पार्ट की वैल्यू जो है वो कितनी हो सकती है, ठीक है। इस पूरे पार्ट की वैल्यू जो है, चूँकि 1 में से माइनस हो रहा है, 1 में से ये माइनस हो रहा है, तो इस पूरे पार्ट की वैल्यू समवेयर कहीं 0 से 1 के बीच में होगा, तभी तो यहाँ पर आएगा। और ये जो फुल इसका आंसर निकल के आएगा 0 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा, पॉइंट तो लगेगा ही लगेगा 0 पॉइंट। अब ये है ना कि ये 0 से 1 के बीच में है, इसमें से 1 में से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 पॉइंट पॉजिटिव में ही कुछ आएगा, 0 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। जब भी किसी भी नंबर के नीचे 0.0 से डिवाइड आप कर देते हैं, 0 पॉइंट समथिंग से डिवाइड कर देते हैं, मान लीजिए अब 5 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और 5 को 0.1 से डिवाइड कर रहे हैं, कौन सा बड़ा नंबर है, 5 को 0.1 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 5 को 0.1 से आप डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाता है, ये 50 हो जाता है। और 5 को अगर आप 1 से डिवाइड कर रहे थे, ये क्या होता था, 5 ही होता था, ठीक है। तो जब भी आप 0 पॉइंट समथिंग से डिवाइड करते किसी नंबर को, तो वो नंबर का जो ये है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ को मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको कि नीचे जो है क्या अपना आ गया है, 0 पॉइंट समथिंग वाला आ गया है सिस्टम, ये वाला सिस्टम आ गया है नीचे में, और ऊपर में कुछ आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा होगा, ठीक है। जैसे ही आप पॉइंट से इसको डिवाइड करेंगे, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि इसका जो वैल्यू है वी मैक्स का जो वैल्यू इस केस में है वो आपका उस वाले से 0, मतलब टेन थीटा 0 जहाँ पर होना था उससे ज़्यादा है, ठीक। पहला तो ये पॉइंट है, तो नॉर्मल मैथमेटिक्स की बातें हैं, मतलब फिजिक्स में ये सब बात नहीं करना चाहिए, बट ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मतलब थोड़ी एक आध लाइन बता दो तो ज़्यादा बढ़िया पकड़ लेते हैं, राइट। अब देखिए, अब क्या पता चलता है हमको कि म्यू एस इक्वल्स टू 0 कर दें। आइडियली दिस इज ओनली पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान के चलते म्यू एस को हमने 0 कर दिया, म्यू एस को 0 कर दिया मतलब क्या हो गया, फ्रिक्शन 0 हो गया, एफ आर इक्वल्स टू 0 हो गया। एफ आर इक्वल्स टू 0 हो गया तो किस वेलोसिटी पे हमारा गाड़ी बैलेंस रहेगा, ठीक है, ये हमको पता करना है। तो उस हमको पता क्या चलता है कि वी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर जी टेन थीटा। इस वाले इक्वेशन में म्यू एस की वैल्यू 0 कर दीजिए, ये 0 कर दिया, ये 0 कर दिया, तो ये पूरा ही 0 हो गया, और टेन थीटा क्या आ गया, टेन थीटा बाई 1 आ गया, आर जी टेन थीटा आ गया, ठीक है। तो वी नॉट का क्या हो जाएगा, आर जी टेन थीटा, ऑब्वियसली रूट तो है ही, उसका मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट रूट है ना। तो ये इसमें बोलना क्या चाह रहा है, अगर आपने फ्रिक्शन को 0 कर दिया तो सम फोर्स हैज़ टू बी देयर टू बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, टू प्रोवाइड द सेंट्रीपेटल फोर्स। कोई फोर्स ऐसा होना चाहिए ना जो सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, जो किसको बैलेंस करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो अभी तक जो प्लेन वाला केस था वहाँ पर फ्रिक्शन था, अब इससे पहले जो केस देख रहे थे उसमें फ्रिक्शन प्लस ग्रेविटी दोनों था। इस केस में ग्रेविटी एलोन इज बैलेंसिंग इट। अब ग्रेविटी तो अपना फोर्स लगा रही है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, जब मैंने ये टॉपिक शुरू किया तो उस टाइम बता दिया था कि ये केस एक हम लोग देखने वाले हैं। तो ग्रेविटी अपना फोर्स तो लगा रही है जो स्लोप के अराउंड एलोंग होगा, ठीक है, और एक फोर्स उसको बाहर की ओर खींच रहा है सेंट्रीफ्यूगल। तो वो किस एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पर जो होगा, नीचे की ओर अगर ग्रेविटी लग रही है, नीचे की ओर अगर इधर की ओर ग्रेविटी के कोई कंपोनेंट लग रहा है, मान लेते हैं कॉस थीटा कुछ लग रहा है, जी कॉस थीटा लग रहा होगा, ठीक है, एग्जैक्टली ये नहीं है, मान के चल रहे हैं ये है, ठीक है, जी कॉस थीटा इधर की ओर लग रहा होगा, और इस पर एक इधर की ओर लग रहा होगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जिसका एक कंपोनेंट होगा इधर की ओर एम वी स्क्वायर अपॉन आर कॉस थीटा साइन थीटा कुछ तो होगा, ठीक है। अब कुछ एक ये तो वैल्यू फिक्स है, ये दिस इज कांस्टेंट, जी इज कांस्टेंट, कॉस थीटा इज कांस्टेंट, ठीक है, इसमें एम इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, तो वी हैज टू हैव सम वैल्यू जो कि इसको बैलेंस कर सके। तो वो कौन सा वैल्यू होगा जहां पर गाड़ी जो है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो जनरेट कर रही होगी गाड़ी, और जो नीचे ग्रेविटी जो ये होगी वो इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो वो आपका वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, आर जी टेन थीटा है, ठीक है, इसका मतलब यही है। अब उसके बाद नेक्स्ट इसमें देखिए ये लिखा हुआ, एट दिस पॉइंट फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट नीडेड एट ऑल टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाले का नाम है ग्रेविटी, ग्रेविटी का कोई कंपोनेंट, ठीक है।
नेक्स्ट पे आ जाइए। ड्राइविंग एट दिस स्पीड ऑन अ बैंक्ड रोड विल कॉज लिटिल वियर एंड टीयर ऑफ द टायर्स। अब इस स्पीड पर अगर हम ये चलेंगे तो चूंकि फ्रिक्शन जो है वो हमारा जीरो, फ्रिक्शन का कोई रोल ही नहीं आ रहा है। फ्रिक्शन का जब रोल आता है तब क्या करता है, तब वियर एंड टीयर कॉज करता है। ठीक है, कहीं पर अगर फ्रिक्शन का रोल को हम घटा दें, जैसे हमने लुब्रिकेंट्स लगा दिए थे, ठीक है, मशीन्स के इंजन पार्ट्स के बीच में हमने क्या किया था, लुब्रिकेंट्स लगा दिया था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर रहे थे। ठीक है, फ्रिक्शन को मिनिमाइज करके हम लोग क्या अचीव कर रहे थे, हम लोग पावर हमको कम लग रहा था। पावर कम लगने से क्या हो रहा था, वियर एंड टीयर कम हो रहा था। तो यहाँ भी केस में हमने फ्रिक्शन की एक्टिविटी को हमने मिनिमाइज कर दिया, जीरो बोल कर मिनिमाइज कर दिया। तो इस वेलोसिटी पर अगर आप गाड़ी चलाते हैं रोड पे तो सबसे कम वियर एंड टीयर टायर्स में होंगे। ठीक है, नहीं तो अगर आप इसे बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो फ्रिक्शन फिर अगेन इफेक्ट में आ जाएगा, और फिर ज़्यादा फ्रिक्शन के इफेक्ट में आना ही मतलब वियर एंड टीयर वो करता है। ठीक है, चलिए कहाँ पर थे, ड्राइविंग एट दिस बैंक रोड विल कॉज लिटिल वियर एंड टीयर। आपको ये वाला बात ध्यान में रखना है, किस वेलोसिटी पर, दिस इज वी नॉट। वी नॉट क्या है, आर जी टैन थीटा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, वो हम देखेंगे अभी। नेक्स्ट पार्ट क्या है, द सेम इक्वेशन ऑल्सो टेल्स यू दैट फॉर, देखिए ये सब मैं ना सीधा बता सकता हूँ, बट चूंकि एक लाइन लिखा हुआ है तो आपको इसकी लैंग्वेज को भी समझना है, क्योंकि ये लैंग्वेज आपको लिखना पड़ सकता है एग्जाम में। ठीक है, द सेम इक्वेशन ऑल्सो टेल्स यू दैट v लेस देन v नॉट फ्रिक्शनल फोर्स विल बी अप द स्लोप एंड दैट द कार बी पार्क्ड ओनली इफ tan थीटा इज लेस देन म्यू एस नॉट। ठीक है, तो दूसरा केस क्या हो गया कि बोल रहा है कि अगर हम v लेस देन वी नॉट, ठीक है, वी नॉट वैल्यू क्या था, जहां पर हमारा सेंट्रीफ्यूगल और ग्रेविटी वाला जो कंपोनेंट था वो बैलेंस था। ठीक है, अगर हम वी नॉट की वैल्यू घटा दें, वी नॉट की वैल्यू घटा देने से क्या होगा, एम वी स्क्वायर अपन आर की जो वैल्यू है वो घट जाएगी। ठीक है, एम वी स्क्वायर अपन आर की घटने का क्या मतलब है, वेलोसिटी जो है v इज लेस देन वी नॉट कहने का मतलब हो गया कि दिस वैल्यू विल फॉल डाउन। विद दिस वैल्यू विल फॉल डाउन मतलब क्या हो गया, ग्रेविटी हावी होने लगेगा और कार को अपनी तरफ खींचने लग जाएगा। राइट, उस फोर्स को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं आप, तो जो ज़्यादा फोर्स होगा वो नेट फोर्स किधर की ओर लग रहा होगा, एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा होगा, और गाड़ी ना अंदर की ओर खिंचती हुई चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी भी एक्शन में है। इस केस में क्या होगा कि फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, ये ऐसा चल रहा है, ये ऐसा चल रहा है, ये गाड़ी ऐसी है, ठीक है, इसने क्या कर रहे थे, इधर की ओर खींचने लग जाएगा। जैसे ही ये इधर की ओर खींचने लग जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स ज़्यादा हो गया था एम वी स्क्वायर अपन आर से, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन तो मोशन का अपोज करता है, तो ये इधर की ओर खींचने लग गया, ये ऊपर की ओर फ्रिक्शन लगने लग जाएगा। अभी तक क्या हमने देखा था कि फ्रिक्शन नीचे की ओर लग रहा था, ठीक है, लेकिन अब हम देखेंगे फ्रिक्शन ऊपर की ओर लगने लग जाएगा। क्यों ऊपर की ओर लगने लग जाएगा, क्योंकि वो फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है। मोशन कहाँ से आया, ग्रेविटी का जो पावर था वो एम वी स्क्वायर अपन आर से ज़्यादा हो गया। क्यों एम वी स्क्वायर अपन आर से ज़्यादा हो गया, क्योंकि वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो वी नॉट से कम है। वी नॉट वो वेलोसिटी थी जहाँ पर वो दोनों बैलेंस चल रहे थे। ठीक है, फॉलो करते चलिएगा, आपको सब समझ में आएगा। द सेम इक्वेशन आल्सो टेल्स दैट v लेस देन v नॉट फ्रिक्शन फोर्स विल बी अप द स्लोप। ठीक है, यहाँ तक आपको अब समझ में आ गया होगा। दैट अ कार कैन बी पार्क्ड ओनली इफ tan थीटा इज लेस देन म्यू एस। अब ये आप थोड़ा करके देखिए, ठीक है ना। आपको क्या करना है, ठीक है, tan थीटा इज लेस देन म्यू एस, क्यों ऐसा क्यों बोला है, ये ऐसा कार था, है ना। अब ये कार में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। नीचे की ओर mg, इधर की ओर फ्रिक्शन नहीं लगेगा इसमें अब, ठीक है, स्पीड तो है नहीं, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल की बात खत्म हो चुकी है अब। ठीक है, चूंकि ये कार रुकी हुई है, पार्किंग की बात हो रही है ना, पार्क की बात हो रही है, पार्क्ड मतलब गाड़ी को रुका हुआ है, मतलब v जो है जीरो है, v क्या है, जीरो है, v इक्वल्स टू जीरो है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, क्योंकि सारे कुछ तो v पे ही डिपेंड कर रहा था ना, वो जैसे जीरो हो गया, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स की हमको जरूरत नहीं है। अब ये गाड़ी रुकी हुई है, तो गाड़ी नीचे छिछल के ना चला जाए, नीचे स्लाइड होकर ना चला जाए, तो उसको नीचे खींचने वाला कौन सा है, ग्रेविटी है। ठीक है, mg तो नीचे लग रहा था, इस पर एक नॉर्मल लग रहा होगा n, ठीक है, इस पर एक फ्रिक्शन लग रहा होगा fr। फ्रिक्शन ऊपर की ओर क्यों लगा, क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे की ओर खींच रहा होगा। इस पर कोई अलग से ये ग्रेविटी की फोर्स यहाँ पर नहीं लग रही होगी, ये mg का जो कंपोनेंट होगा ना वही लग रहा होगा, mg का कोई कंपोनेंट होगा ना इधर की ओर, ये मान लेते हैं थीटा है,
90 माइनस थीटा एम जी, ये 90 माइनस थीटा हो गया है ना, ये थीटा हो गया, तो एम जी साइन थीटा हो जाएगा, एम जी साइन थीटा। ठीक है, एम जी साइन थीटा का जो ये कंपोनेंट है वो उसको अलॉन्ग द सरफेस खींच रही होगी और फ्रिक्शन उसको रोक रहा होगा, नहीं भैया हम तुम्हें नहीं जाएंगे देंगे। ठीक है, ठीक। अब ये बोल रहा है कि ये कार रुकी हुई है, तो अब तो इसको भी तोड़िए आप। एक्सिस कौन सा मान लें? एक्सिस हम यही मान लेते हैं, हमको यही आसान दिख रहा है अभी। मतलब पिछली बार हमने ऐसा माना था ना, इस बार हम लोग ऐसा मान लेते हैं, हमको यही आसान दिख रहा है। अभी करके देखते हैं, नहीं होगा तो फिर हम उस पर भी जाएंगे, उसी पे जाके करेंगे। थोड़ा इसको छोटा कर दूं, अगर हो गया इससे तो हम ये वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो हम लोग इसको तोड़ेंगे। ये क्या हो गया, एम जी, ये थीटा है ना, कॉस थीटा। तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि n इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, एफ आर इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, एफ आर की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, म्यू एस एन। तो एम जी साइन थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए, म्यू एस एन से बड़ा होना चाहिए, नहीं छोटा होना चाहिए ना, एम जी साइन थीटा। ठीक, क्यों मैंने ये ग्रेटर देन लगाया, क्योंकि ये तो मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये अपना म्यू एस एन जो है मैक्सिमम वैल्यू है। इसमें क्या है, मास फिक्स है, थीटा जो है वेरिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, थीटा यहाँ पर बोला, थीटा का ही बात हो रहा है, ग्रेविटी फिक्स है, मास फिक्स है, थीटा वेरिएट कर सकते हैं। तो दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू इससे ज़्यादा अगर हो गया तब तो गिरना ही गिरना है उसको कोई भगवान भी नहीं बचा सकते, मतलब भगवान बचा सकते हैं लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया क्यों मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन डाला है, क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस वैल्यू हैज़ टू बी लेस देन म्यू एस एन। ठीक है, अब जैसे ही आप इस पे आते हैं, अब n की वैल्यू पुट कीजिए। n क्या है अपना, एम जी कॉस थीटा। ठीक है, n की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, म्यू एस n को इधर नीचे लेके चले जाएं, है ना, नीचे एम एन आ जाएगा और वहीं सीधा वैल्यू पुट कर लेंगे, काय को एक आध स्टेप बढ़ा देना ना। ठीक है, म्यू एस शुड बी ग्रेटर देन एम जी, एन के बदले एम जी कॉस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एम जी कॉस थीटा, एम जी से एम जी कट गया, कॉस साइन थीटा बाई कॉस थीटा यानी टेन थीटा आ गया। ठीक है, मतलब कि म्यू एस का जो वैल्यू है वो टेन थीटा से बड़ा होना चाहिए या फिर टेन थीटा के बराबर होना चाहिए। जब भी टेन थीटा का वैल्यू जैसे ही म्यू एस से ज़्यादा बढ़ गया, मतलब गाड़ी रुक नहीं पाएगी, गाड़ी हैज़ टू फॉल, वो नीचे की ओर फिसल जाएगा, खिसक जाएगा, जो भी आप बोलते हो वो हो जाएगा उसके साथ। ठीक है, अब इसमें ये ना क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ के देखिएगा, आराम से ये बनेंगे, इसमें कुछ तो मतलब मुझे ऐसा दिखा नहीं बताने लायक। ठीक है, जस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं। ठीक है, फिर भी एक बार देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। अ साइकिलिस्ट स्पीडिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर ऑन ए लेवल रोड, पहले तो अब 18 किलोमीटर पर आवर लेवल रोड टेक्स शार्प सर्कुलर टर्न रेडियस 3 मीटर। अब ये 3 मीटर में दिया हुआ है, 1 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड बदलेंगे, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है। तो हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको याद कैसे रखना, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, आप एक समझिए कि 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है ना, और एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो, ये कट गया, तो आपको ये याद रहेगा कि आवर का वैल्यू हमेशा ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए आप उल्टा मत कर दीजिएगा, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में ऐसा मत कर दीजिएगा, वो नहीं होता है। किलोमीटर पर आप एक याद रखिए, दूसरा आपको खुद ही याद रखेगा। 5/18 अगर आप याद रखेंगे, क्यों 5/18 रखा, क्योंकि ये 1000 था, ये 3600 था, 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो ये 0 कट गया, ये क्या आ जाएगा, ये 5 आ गया, 2 से काटा है 18 से आ गया। 5/18 से हम लोग मल्टीप्लाई करके हम लोग मीटर पर सेकंड में लेकर चले जाते हैं। मीटर पर सेकंड में ले जाने के लिए क्या, जस्ट इसका वैल्यू ही तो पुट करना है, मतलब किलोमीटर का मीटर में क्या वैल्यू है, आवर का सेकंड में क्या वैल्यू है, इसलिए सीधी 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में पहुंच जाते हैं। मीटर पर सेकंड से जब किलोमीटर पर आवर में आना होता है तो उस केस में हम 18/5 यूज़ करते हैं। ठीक है, एक रास्ता याद रखिए, दूसरा अपने आप ही आपको याद रहेगा, क्योंकि आप 2 याद रखेंगे तो हो सकता है कन्फ्यूज़ हो जाए। एक रास्ता आप याद रखिए, दोनों याद होता हो आपको तो
या सुपर्ब। चलिए, तो इसको सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर लें। अब देखिए हमारे पास जो फैक्टर भी दिया है ना 5/18 के रूप में ही दिया हुआ है, कितना 18 किलोमीटर पर आवर दिया है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 मीटर पर सेकंड का इसका स्पीड निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या निकल के आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड निकल के आ जाएगा। 3 मीटर का रेडियस है एंड विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड द कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड म्यूएस की वैल्यू दी हुई है। विल द सेल स्लिप व्हाइल टेकिंग द स्पीड। हमको क्या पता करना है? हमको ये पता करना है कि हमने क्या देखा था। एक तो ये पहला वाला केस है जिसमें फ्लैट लैंड है, ठीक है ना। फ्लैट लैंड में क्या था? वी स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस आर जी। अब जी पता है, रेडियस बता दिया, म्यू एस पता है, वी पता है। क्या इस इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है? आप इसको चेक कर लीजिए डाल के वैल्यू। ठीक है, आप देखेंगे कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मतलब वो स्लिप कर जाएगा, क्योंकि वी स्क्वायर कितना हो जाता है? 5 स्क्वायर इज 25 लेस देन इक्वल्स टू म्यू एस की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.1 इंटू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 इंटू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी दे रखी है? नहीं दिया, 10 मान लो। ठीक है, ये 10 से 10 ये कट गया, 10 से 10 कट ही गया ना, 1/10 कट गया ना। ठीक है, नाउ 3 इज़ नॉट ग्रेटर देन, ये फॉल्स हो गया, और जैसे ये फॉल्स हो मतलब ये स्लिप कर जाएगा। ठीक है, ये स्लिप कर जाएगा। ठीक है, इसको भी आप करके देखिए, वो सेम ही चीज़ें हैं, इसमें यहाँ एंगल दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें सवाल क्या पूछा है ना, ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द कार टू अवॉइड वियर एंड टीयर। हम लोग देख चुके हैं, सीधा ये वाला फॉर्मूला जो है इसमें पुट कर यही हो रहा है। आपको सारे वैल्यूज़ पता है, इसमें इक्वेशन पुट कीजिए निकल जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग। स्लिपिंग अवॉइड करने के लिए मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कितनी होनी चाहिए थी? ये वी मैक्स के बराबर आ गया, सीधा वैल्यू पुट कीजिए निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद आता है ना सॉल्विंग प्रॉब्लम्स मैकेनिक्स। इसमें क्या बोला गया, थोड़ा इसमें थ्योरी ज़्यादा भरा गया है। ठीक है, हम सीधा सवाल ही देखेंगे इसमें। ये लास्ट पार्ट है, हम लोग कोशिश करते हैं इसको आज ही ख़त्म करने का। 4-5 मिनट लंबा भी हो गया, आज हम लोग स्टोरी ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी ये मतलब 12वां लेक्चर चल रहा है इस स्टोरी का, और ये काफ़ी लंबा खिंचता जा रहा है, और इसके बाद ज़्यादा कुछ बताने के लिए बचा नहीं है, तो इसी में इसको ख़त्म करके हम लोग रैप अप कर देंगे इस चैप्टर को यहाँ पर। ठीक है बबुआ, देखा हो कि भेला। हाँ, होता क्या है ना कि जनरली हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, सिंगल सिस्टम पढ़ रहे हैं। एक कार पढ़ रहे हैं रोड के ऊपर में, या एक पुले पढ़ रहे हैं, एक कार ऐसे खींच रहा है, ऐसा पढ़ रहे हैं। तो ये जनरली मोस्टली हम लोग देख रहे हैं कि एक सिस्टम में एक ही चीज़ है, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पर ना मल्टीपल चीज़ें हों। ठीक है, मल्टीपल चीज़ें हों, मल्टीपल सिस्टम हो ऐसा करके। ठीक है, अब ये अलग अलग सिस्टम है। ये इस पर नॉर्मल, इस पर एम जी लगा रहा होगा, इस पर नॉर्मल लगा रहा होगा, ये इस पर एम जी लगा रहा होगा, इस पर नॉर्मल लगा रहा होगा, एम जी लगा रहा होगा, इस पर नॉर्मल लगा रहा होगा। ठीक है, और ये ज़मीन है, या फिर अगर यहाँ से एक पुले लगा दें यहाँ पर, है ना, पुले लगा दे जो इस पर रोल करके नीचे जा रहा है, तो ये इसको आगे खींच रहा होगा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिज़ाइन बन के आ सकता है। तो इस सिस्टम में जो है ना, इसको दो पार्ट में हम लोग तोड़ते हैं। पहला तो हमको जो कैलकुलेशन करना होता है उसके लिए एक को हम लोग सिस्टम मानते हैं। ठीक है, और दूसरे को हम लोग क्या मानते हैं? उसका पार्ट्स मानते हैं। पार्ट्स मतलब असेंबली मानते हैं उसका। ठीक है, इसको पढ़िएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ ऐसा अलग नहीं है। ठीक है, अब इन जो फोर्सेस आपको मानने हैं उतने ही मानेंगे, और मोस्टली जो सवाल होंगे वो आइडियल केस में ही होंगे। जिस केस में आइडियल नहीं होगा वो आपको अलग से बता दिया गया रहेगा। ठीक है, और क्या करना है आपको कि आपको जो आप जिसको सिस्टम मानेंगे, सिस्टम मतलब कौन सा हो गया? जिसको आप मेन पॉइंट मानेंगे, स्टार्ट पॉइंट मानेंगे। किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए आप किसी पॉइंट को आप स्टार्ट पॉइंट मानते हैं। जिस पॉइंट को आप स्टार्ट पॉइंट मानते हैं उसको हम लोग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो उस सिस्टम से हम लोग शुरू करेंगे और हम लोग कैलकुलेशन आगे बढ़ाते लेके चले जाएंगे। ठीक है, एक सवाल देखते हैं और आपको ये समझ में आएगा। बाकी ये पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको कैसे कि आपको रूल्स फॉलो करने हैं वो कुछ दिया हुआ है, ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, क्योंकि 4-5 सवाल लगाएंगे उसके बाद ये रूल्स वगैरह ध्यान में नहीं रहता है। बट ये पढ़ लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा ये रूल्स। अगर पूछ दिया तो मतलब बोर्ड वाला पागल ही है, बट ये रूल्स पूछा नहीं जाएगा। बट जब आप सवाल बनाएंगे तब देखा जाएगा कि आप इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये पढ़ के देखिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ, कुछ भी नहीं है। अब हम लोग एक सवाल पर मूव ऑन करते हैं, ये लास्ट सवाल है, इसके बाद हम लोग ये रैप अप कर देंगे। सवाल क्या बोला है? A wooden block of mass 2 kg rests on a soft horizontal floor. When an iron cylinder of 25 kg is placed on the top of the block, the floor yields steadily and the block and the cylinder together go down with the acceleration of itna. What is the action of the block on the floor before and after the floor yields? Taking g equals to itna, identify the action reaction pair. ठीक है, एक्शन रिएक्शन। अब एक्शन रिएक्शन पेयर पर हम लोग थोड़ा बाद में आते हैं, पहले सवाल को समझिए। सवाल में क्या बोल रहा है ना कि पहले एक बॉक्स रखा हुआ था, 2 किलो का था एक बॉक्स। ये एक बॉक्स है
ये बॉक्स रखा हुआ 2 किलो का था, तब तक फ्लोर में कोई दिक्कत नहीं था, फ्लोर स्टॉपेज था, यानी कि बॉक्स जितना फोर्स लगा रहा होगा फ्लोर उतना उसको बैलेंस कर पा रहा होगा, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, 25 किलो का इस पर सिलेंडर डाल दिया। जैसे आपने 25 किलो का सिलेंडर डाला, मतलब टोटल 27 kg का वेट हो गया, 27 किलोग्राम का वेट हो गया। 27 किलोग्राम का वेट क्या होगा, सरफेस पर लगा रहा होगा, ठीक है। तो नीचे से सरफेस उतना नॉर्मल मारना चाहिए। अब सरफेस का नॉर्मल मारने का कैपेसिटी मान लेते हैं कि 27 नहीं 25 ही है, ठीक है। तो ऊपर से 27 मिल रहा है, नीचे से इसको 25 ही नॉर्मल देने का इसका कैपेसिटी है, नॉर्मल का कैपेसिटी 25 ही का है, 25 देने का है। तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे सबसाइड करने लग जाएगा, नीचे की ओर मूव करने लग जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर हो रहा है कि यहाँ पर ये यील्ड करना मतलब क्या हो गया कि वो मतलब यील्ड करना क्या हो गया, हार गए हम, नीचे नीचे जाता चला जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये अब हमने सवाल समझ लिया। अब इसके कैलकुलेशन पर मूव करते हैं। पूछा क्या है, पहला चीज़, व्हाट इज़ द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर बिफोर एंड आफ्टर द फ्लोर यील्ड्स। तो बिफोर फ्लोर यील्ड्स एंड आफ्टर फ्लोर यील्ड्स, ठीक है ना। तो वो जब सिलेंडर आ गया होगा 25 किलो का, तब तो यील्ड कर दिया वो। जब तक यील्ड नहीं किया था तो इस पर क्या हो रहा था कि ये इस पर mg लगा रहा था। इस mg का वैल्यू कितना था, 20 न्यूटन था, क्योंकि 2 kg मास था, 10 का ग्रेविटी है, तो 20 न्यूटन का ये नीचे लगा रहा था। और चूंकि ये जो मोशन नहीं था, इस पूरे सिस्टम में कोई मोशन हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा था, मतलब कि इस पर नॉर्मल भी लग रहा होगा। नॉर्मल कितना लग रहा होगा, 20 न्यूटन के बराबर लग रहा होगा। क्लियर है ये चीज़, ठीक। अब दूसरा केस पे आ जाइए। तो पहला वाला हो गया ना अपना, क्या पूछा था पहला, बिफोर, ठीक है, बिफोर फ्लोर यील्ड। तो फ्लोर यील्ड अभी तक नहीं किया। अब हमने इस पर सिलेंडर डाल दिया, एक ये 25 किलो का सिलेंडर डाल दिया। तो हम इसको पूरा एक सिस्टम मान लेते हैं। पूरा क्या करते हैं, इसको एक सिस्टम मान लेते हैं। 25 किलो का एक फ्लोर आ गया, एक सिस्टम मान लेते हैं, ठीक। इस पर एक ये लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, कितना 27 kg का लग रहा होगा, एक mg लग रहा होगा। mg टोटल सिस्टम मान लिया ना, मतलब वो जो सिलेंडर था उसको भी पूरे एक कंबाइंड सिस्टम में मान लिए हैं। तो mg इक्वल्स टू क्या हो गया, 27 270, ठीक है, न्यूटन के बराबर नीचे लग रहा होगा। ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा। नॉर्मल कितना लग रहा होगा हमको नहीं पता है, ठीक है। लेकिन हमको ये पता है कि ये पूरा सिस्टम जो है 0.1 के एक्सेलरेशन से मूव किया है, ठीक है। ये हमको खोजना है कितना नॉर्मल लग रहा होगा। यही तो पूछा है ना यहाँ पे, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर बिफोर एंड आफ्टर द फ्लोर यील्ड्स। व्हाट इज द एक्शन ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, आते हैं उस पर, ठीक है। तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन चुका है। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से नीचे की ओर जा रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम जैसे ही बन गया तो आप देख सकते हैं कि नीचे का फोर्स डायरेक्शन हमने नीचे पॉजिटिव माना है, क्योंकि ये नीचे की ओर मूवमेंट हो रहा है। तो 270 माइनस नॉर्मल, कुछ नॉर्मल होगा, इक्वल्स टू 27 kg उसका वेट है, ठीक है ना, kg वेट है, इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 0.1, ठीक है। यहाँ से न्यूटन क्या आ जाएगा, न्यूटन बोल रहा हूँ, नॉर्मल क्या आ जाएगा यहाँ से 270 माइनस 27 इंटू 0.1 इज 2.7 इक्वल्स टू 267.3, ठीक है। 260.7.3 का जो है इस पर न्यूटन का इस पर नॉर्मल लग रहा होगा, ठीक है। तो ये हमने निकाल लिया कि 267.3 न्यूटन का फोर्स इसमें ऊपर की ओर लग रहा होगा, ठीक है। और नीचे की ओर उस पर 270 लग रहा था, इसलिए वो ओवर जो सिस्टम है वो नीचे की ओर मूव कर रहा था, ठीक है। अब हो गया ना, ब्लॉक का पूछा है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर बिफोर। तो बिफोर तो 20 न्यूटन का एक्शन लगा रहा था, एंड आफ्टर द फ्लोर यील्ड 270 न्यूटन लगा रहा था, क्या लगा रहा था। बाय द थर्ड लॉ द एक्शन ऑफ द सिस्टम ऑन द फ्लोर इज इक्वल टू वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा, ये वही, सॉरी कंफ्यूज हो गया मैं। तो ऑब्वियसली ये 0.1 की इसे नीचे रहा है। तो एक्शन ऑफ ब्लॉक क्या है कि ये इसको 267 न्यूटन का जो ये है ये लगा रहा होगा इस पर, ठीक है। आप ये पढ़िए, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे क्या सोल्यूशन है वो अब हम लोग देख चुके हैं, बाकी आपको थोड़ा अभी मेहनत कीजिए, ठीक है। सिस्टम ऑन फ्लोर इज 267.3 वर्टिकली डाउनवर्ड, ये नीचे की ओर लगा रहा होगा, ये इस पे ऊपर की ओर लग रहा है।
कहने का क्या मतलब है कि फ्लोर जितना फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा है ना, ब्लॉक भी उतना ही उसको नीचे की ओर लगा रहा होगा। तो बाकी जो वो 2.7 न्यूटन जो निकल के आया ना अपना, वो क्या है, मोशन क्रिएट करने में यूज़ हो रहा है। क्या कर रहा है, मोशन क्रिएट करने में 2.7 न्यूटन का जो वो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब बोला एक्शन रिएक्शन पेयर। अब एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है, किसी भी एक बॉडी पर फोर्स लग रहा होगा, मान लेते नीचे की ओर। ठीक है, तो हमने थर्ड लॉ में क्या पढ़ा था, थर्ड लॉ में हम एक्शन रिएक्शन पेयर जब पढ़ा था तब हमने ये पढ़ा था उसमें कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे, हम थप्पड़ वाला केस बताया था ना मैंने आपको, कि दो अलग अलग बॉडी पर हमेशा ट्रू होता है, दो अलग अलग बॉडी पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, दो अलग अलग बॉडी पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये अगर ये जो डिब्बा है वो हवा में, और ये अपना धरती है, बहुत बड़ा धरती है, तो ये इस पर 20 न्यूटन का फोर्स ग्रेविटी लगा रहा है, तो ये भी इस पर अर्थ पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, आप अर्थ पे जितना फोर्स लगा रहे हैं, अर्थ भी आप पे उतना ही फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ हम बोलना चाह रहा है कि एक तो आपका बॉडी है, एक अर्थ एक बॉडी है, दोनों अलग अलग बॉडी है, दोनों अलग अलग पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप देखिए कहाँ गया, ये वही चीज़ लिखा हुआ है, द फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द ब्लॉक, द फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय द फ्लोर। ठीक है, एक्शन रिएक्शन, ये पढ़ के देखिएगा, एक ही चीज़ लिखी हुई है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी 270 न्यूटन ऑन द सिस्टम बाय अर्थ। ठीक है, सिस्टम पर 270 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, अर्थ लगा रही है कि अपनी तरफ खींचने के लिए। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द अर्थ बाय द सिस्टम रिएक्शन इक्वल इतना। ठीक है, तो अब अर्थ पे कितना फोर्स लगा रही होगी ये सिस्टम को, जो 270 न्यूटन हमने देखा था उसको अर्थ खींच रही है 270 न्यूटन से, तो वो सिस्टम भी अर्थ को 270 न्यूटन से खींच रही है। ठीक है, और यहाँ पर द फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द सिस्टम इज एक्शन, फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द सिस्टम इज एक्शन, द फोर्स ऑन द सिस्टम बाय द फ्लोर इज रिएक्शन, इन एडिशन द फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय द सिलेंडर एंड द फोर्स ऑन द सिलेंडर बाय द ब्लॉक। ठीक है, तो एक सिलेंडर था, एक ब्लॉक था, ये इस पर फोर्स लगा रही होगी, ये इस पर फोर्स लगा रही होगी। ठीक है, तो ये पढ़ के देखिएगा, समझ में आ जाएगा एक्शन रिएक्शन पेयर क्या है। बस एक चीज़ ध्यान इसमें एक आपको ये रखना है कि सेम बॉडी पे सेम फोर्स नहीं लगता है, फोर्स जो सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दो अलग बॉडी पर लगता है, और वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि दो अलग अलग बॉडी कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो एक तो अर्थ हो गया, पूरा सिस्टम हो गया, अर्थ और फिर 2 kg वाला ब्लॉक, अर्थ और फिर वो बड़ा वाला 25 kg वाला ब्लॉक। ठीक है, सरफेस और ब्लॉक। ठीक है, सरफेस और पूरा सिस्टम, तो ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर्स बन के आते हैं। ठीक है, इस चैप्टर को हम यहीं विराम देते हैं। प्लीज़ शेयर कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा देखिएगा। अब मैं समझता हूँ क्यों बोलते थे लोग पूरा देखने के लिए, क्योंकि मेरा वीडियो भी कोई पूरा देखता नहीं। चलिए, थैंक यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।